ओके बेटा, चलिए कल हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? तो आपको याद होगा कि हम लोग कल एक्सार्च एंडार्च मिजार्च पर बात कर लिए थे। अब कैम्बियम दूसरा पॉइंट था, देखिए हेडिंग को इधर, फ्लोएम। तो अब दूसरा पॉइंट फ्लोएम को लेके चलना है। आइए, फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? कि यह पौधे में भोजन का संवहन करता है ना? यानी जो भी पौधे के पत्ती के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, राइट है, वह फूड पत्ती में बनता है और पत्ती से लेकर के पौधे के हर शाखा में, हर सेल में इस भोजन को पहुंचाया जाता है। अतः भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स भी होता है। अतः ये सारा काम फ्लोएम टिश्यू करती है, जिसमें कुल 4 सेल मिलकर इस व्यवस्था को स्वरूप देती हैं। सीव ट्यूब या सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। आगे बात समझ में? अब कोई डाउट्स? तो बतिया लेते हैं, जल्दी करिए। पौधे के अंदर पत्तियों में बनने वाला फूड पत्तियों में बनने वाला फूड हो गया का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग, पौधे के प्रत्येक भाग, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य बोलिए कौन? फ्लोएम करती है, जिसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ठीक है ना, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर मिलकर करती है, राइट, मिलकर करती है। अब कंफर्म होगा। अब आ जाइए कैम्बियम। कैम्बियम आपको याद होगा, पिछले दिन के लेक्चर में मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है कैम्बियम होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, याद है ना? जैसे ये देखिए, जैसे आपको बताया थे कि भाई जाइलम है, फ्लोएम है, तो उनके बीच में ये कैम्बियम है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं। और आपने पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम जिस घेरे में बंद है उसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है या नहीं है? आपको याद होगा कल बताए थे, इसी के उपस्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल 2 होता है। अगर हाँ देखिए, वेरी बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ो। ओपन वैस्कुलर बंडल अगर प्रेजेंट है तो, और एब्सेंट है तो
क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। अब जान रहे हो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक कैसे? ब्रिक मॉडल से जानेंगे। अगर ये ब्रिक ना होकर कैसा होता? बैरल शेप एपिडर्मल, जो कल बता रहे परसों। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बेटा। और ये लिविंग शेल है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये, और ये इन्हीं के डिवीजन से, दोबारा डिवीजन से अब ऊपर में जो जाइलम बनेगा तो ये पहले वाला जाइलम प्राइमरी जाइलम हो जाएगा, और अब जो बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। उसी तरह नीचे जो पहले से है वो प्राइमरी फ्लोएम है, और अब जो बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम। और ऐसा जब होगा तो इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और जब ये ग्रोथ होगा तो ये फैलेगा, और इसी से देखना तना मोटा होता चला जाएगा, और बाहर में देखना फट जाएगी एपिडर्मिस, और वहां से चोइला या बुकला जिसे तुम लोग कहते हो, और हम अपने बॉडी की भाषा में कहते हैं फेलोजेन, फेलोडर्म, फेलेम, ये बनाएगी। समझ आ गई? वो सेकेंडरी ग्रोथ में। तो ऐसा ना हो तो नहीं होगा, इसीलिए जितने डाई काट के प्लांट हैं उनमें देखना सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मोनोकाट के जितने प्लांट्स होंगे किसी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, इसलिए उनके तने पतले होते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम जीवन काल वो एनुअल या बाइनियल है। तो देखा होगा वो अपना तना बस पतला रहेगा, इसलिए वो सब नॉन-वुडी होंगे। समझ आ गई है? और इनमें जिनमें होगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तना मोटा होके उडी हो जाएगा, क्योंकि ये सब पेरिनियल है। अच्छा, तीसरी एक और बात है कि जहां कैम्बियम नहीं होगा तो वो क्लोज वेस्कुलर बंडल है, और उसमें तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं सकता उसमें। समझ आ गई? तो दे दो, इतनी बात बता दो। वेस्कुलर बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम पाया जाता है, जो एक लिविंग शेल है, यानी कि जीवित कोशिका, जो एक लिविंग शेल है। हो गया बेटा? जो एक लिविंग शेल है, और यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी होती है। इन्हीं में डिवीजन होने से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। अर्थात इन्हीं के डिवीजन से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि। ये लिखे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, जिसके कारण तने मोटाई में बढ़ते हैं, है ना। और ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है। और जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है,
उस वेस्कुलर बंडल को क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी कि बंद संवहन बंडल। क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। बात है, क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। बताइएगा प्रॉब्लम। और जब उसमें बताइए कैम्बियम है ही नहीं है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ संभव नहीं है। ओके, अब लीजिए बेटा टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी संवहन पूल के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। ये सब आपको एकदम क्लियर कट रहना चाहिए बेटा, तभी आप कंपटीशन में अच्छे से कर पाएंगे। पहले ही बता दिया था ना कि एनाटॉमी कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, संवहन पूल के प्रकार। तो देखिए कोई भी वेस्कुलर बंडल को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी उसको हम कितने प्रकार में है बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निर्णय इस बात पे होता है कि उसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन कैसी है। जैसे अभी हमने कहा ना कि जाइलम और फ्लोएम जिस घेरे में बंद हैं उसे वेस्कुलर बंडल कहते हैं, तो उसमें उसकी लोकेशन कैसी है, तो उसी आधार पर हम वेस्कुलर बंडल को बांटते हैं। और कितने तरह में बांट सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिए कि किसी भी वेस्कुलर बंडल में जाइलम व फ्लोएम की जो पोजीशन है जाइलम व फ्लोएम की जो पोजीशन है, यानी उनकी जो स्थिति है, ठीक है, उसे आधार बना करके वेस्कुलर बंडल को 3 प्रकार के बंडल में बांटा जा सकता है। यानी वी कैन divide the vascular bundle in 3 types. ओके, कौन से 3 प्रकार में बांट सकते हो बेटा? पहले को कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल, राइट है। दूसरे को बेटा बोलते हैं कोलैटरल वेस्कुलर बंडल, कोलैटरल वेस्कुलर बंडल। तीसरे को बेटा बोलते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ओके, अब हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियल को अरीय कहते हैं हिंदी में, अरीय वेस्कुलर बंडल। कोलैटरल को हिंदी में कहते हैं संयुक्त, या इसको ऐसे कायन कर ले, कोलैटरल ना लिख के ना कंजुआइंट लिख दें, तब आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। कंजुआइंट वेस्कुलर बंडल, फिर उसमें बना लेंगे हम, यानी हिंदी में कहेंगे संयुक्त। आप कोलैटरल मत लिखिए, कंजुआइंट लिखिए। अतः उसमें हम 2 स्थिति बना लेंगे, एक कोलैटरल एक बाई कोलैटरल। ऐसे पढ़ देंगे तो एक ही जान पाएंगे।
तो कंजुआइंट वेस्कुलर बंडल यानी संयुक्त वेस्कुलर बंडल। और तीसरा है बेटा कंसेंट्रिक यानी सकेंद्रीय संवहन पूल यानी कि कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। हो गया बेटा। अब सीखिए ये तीनों वेस्कुलर बंडल क्या है। जैसे पहला है रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब देखिए इसमें क्या है। जैसे ये देखिए घेरा, अब इस घेरे में अब यहां देखिए जैसे ये है जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। देखिए अल्टरनेट में है। अगर मैं इसका नाम रख रहा हूं जाइलम और इसका नाम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अर्थात एक घेरे के अंदर ये अल्टरनेट हो। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को यस समझ आ गई कि भी नहीं आ गई। यानी जब किसी घेरे के अंदर फ्लोएम जाइलम अल्टरनेट मैनर में अरेंज हो, तो चूंकि ये दोनों एक ही घेरे में है अतः ये वेस्कुलर बंडल हो गया और अल्टरनेट है इसलिए यह आ गया समझ में। तो लिखिए जब किसी घेरे में जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में अरेंज हो, अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड हो, ठीक है। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। सही है बेटा। अब जानते हो इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल ना केवल रूट में रहता है। समझ आ गई। ये बात हमने उस दिन भी कही थी जब एक सार्च कंडीशन बता रहे थे। तो ये कैसा है रेडियल वेस्कुलर बंडल, और इस तरह का वेस्कुलर बंडल कहाँ रहता है रूट। तो लिख सकते हैं नीचे विशेष करके, क्योंकि ये खास बात है क्या कि यह जो है रूट्स में होती है, किसी की रूट हो चाहे मोनोकाट हो या हाँ आप उसको रूट तभी मानोगे जब उसके अंदर वेस्कुलर बंडल रेडियल वेस्कुलर बंडल रहे, यानी जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रहे। समझ गए बच्चों। तो अब आ जाओ कंजॉइंट, दूसरा कंजॉइंट। ओके देखो बेटा कंजॉइंट का क्या मतलब है। जैसे इसमें देखो जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट है ना, अब वो ऐसे घेरे में नहीं रहेगा, एक घेरा रहेगा और ऊपर में रहेगा जाइलम और नीचे रहेगा फ्लोएम, यानी ये दोनों मिलके एक घेरे में रहेंगे। अब ये देखो इसकी तरह अल्टरनेट नहीं है, बस एक जाइलम एक फ्लोएम। या आपको एक कंडीशन और दिख सकती है, बीच में फ्लोएम, ऊपर भी जाइलम, नीचे भी जाइलम। बस ऐसी ही दो स्थिति मिलेगी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब इसमें देखो तो ये एक घेरा में नहीं ना, ये सारे एक घेरे में हैं। समझ गए। और जब ये घेरे में रहेंगे तो
एक जाइलम एक फ्लोएम मिलके एक वैस्कुलर बंडल हुआ। तो इनकी संख्या ना 6 से या तो कम रहेगी या तो ज्यादा। तो 6 से अगर कम है तो डाइकाट है, और 6 से ज्यादा है मोनोकाट है। तो अभी चूंकि हम आपको डाइकाट मोनोकाट को फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल रूट, स्टेम और वैस्कुलर बंडल की पोजीशन को ही फोकस कर रहे हैं, ताकि आपका पहले यहां से माइंड क्लियर हो जाए। फिर जब अभी डाइकाट मोनोकाट बताएंगे तो वो बताएंगे आपको, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बात होती रहेगी तो आपका दिमाग क्लियर रखेगा। क्लियर हो गया? तो जब जाइलम और फ्लोएम एक ही घेरे में रहे, माने एक जाइलम एक फ्लोएम, अथवा फ्लोएम के ऊपर और नीचे जाइलम हो, बीच में फ्लोएम हो, तो ऐसी स्थिति अगर रहती है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो लिख दीजिए, यदि किसी एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम हो, अथवा ऊपर नीचे जाइलम बीच में फ्लोएम हो, बीच में फ्लोएम हो, सही है ना? तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी संयुक्त संवहन बंडल कहते हैं। आगे बात समझ में? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, एक को कहेंगे कोलैटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, और दूसरे को कहेंगे बाई कोलैटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। एक बात तो पहले से दिमाग में रखना कि कैम्बियम रहेगा तो ओपन, नहीं है तो क्लोज। जैसे इसमें कैम्बियम मान लो है, तब हो गया ओपन कोलैटरल ओपन कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। नहीं है तो वो तो पहले से क्लियर है। समझ आ गई? अब देखो कौन सा है कोलैटरल कंजॉइंट, यानी जिस वैस्कुलर बंडल में एक जाइलम और एक फ्लोएम है, तो वो कौन है? तो लिख लो जल्दी से। जिस वैस्कुलर बंडल में एक जाइलम और एक फ्लोएम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम है, उसे हम कोलैटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है? और अब दूसरा बताओ, बाई कोलैटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। देख के ही पकड़ लिए होगा, बताओ क्या हो जाएगा? जिसमें फ्लोएम के ऊपर और, हाँ, यानी कि लिख लो, यदि जाइलम के ऊपर व नीचे जाइलम के नहीं फ्लोएम के ना, यदि फ्लोएम के ऊपर व नीचे जाइलम हो
ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? तब उसे हम बाई कोलेटरल कंजुएंट वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ओके, अब देख लो बाई कोलेटरल कंजुएंट वेस्कुलर बंडल। अब इसमें देख रहे हो ना, अगर इसमें यहाँ पे अगर कैम्बियम है तो ओपन रहेगा, नहीं है तो वो बात मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो हम अलग से पढ़ा चुके हैं। अब कोई डाउट है तो अब ये हेडिंग डाल के छोड़ दो, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। अब फिजिक्स निकाल दो आप लोग।